तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारी विषय विज्ञान पार्ट जो हमारा 3 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातुओं के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो हमने पिछली कक्षा में भी तत्वों को, एलिमेंट्सों को पढ़ा था, ठीक है। जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको, यानी कि तत्व जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, धातु एवं अधातु, उनके गुणधर्मों के हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम धातु एवं अधातु को इंट्रोडक्शन, मतलब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी बुक से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इनके गुणधर्मों को, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है, इसमें बोला गया है, इसमें देखिए कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं, धातुओं में क्या होता है, चमक होता है, ठीक है, चमक, शाइनिंग। तो धातुओं की जो सतह होती हैं वे चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं, चमकदार, ठीक है, शाइनिंग होती हैं। जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ये आदि, ये जो होती हैं ये चमकदार होती हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा गुणधर्म में आता है कठोरता, ठीक है, कठोरता। तो सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं ना वो कठोर होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा हो गया लोहा, लोहा क्या है, लोहा बहुत ज़्यादा कठोर धातु है, ठीक है। तांबा हो गया, ठीक है, आदि। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ठीक है। जो लिथियम और सोडियम, लिथियम, सोडियम और तथा पोटेशियम है, ये मुलायम धातु हैं, ठीक है। और ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं, लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है। इनको आप आसानी से नाइफ से या चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है, ये ऐसी एक, हम कह सकते हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है, जो कि कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसी धातुएं होती हैं, एक कम कठोर होती हैं, ठीक है। इनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। अब तीसरा हमारा आता है रूप, अवस्था या स्टेट हम कह सकते हैं, ठीक है। अवस्था, ये किन किन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो जो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वे कमरे के ताप पर ठोस में अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं अधिकतर से अधिकतर वे ठोस अवस्था में ही होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो कि केवल मरकरी जो है, ठीक है, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, उसको छोड़कर सभी धातुएं जो हैं वो ठोस में होती हैं। बट ये जो मरकरी या पारा है ये द्रव्य अवस्था में होता है, कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर मतलब जैसे कमरे के ताप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें ये वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी धातु है पारा, ठीक है, मरकरी। देन उसके बाद हमारा आता है आघात्य वर्धता, ठीक है। आघात्य वर्धता मतलब होता है, मतलब ये धातुओं का ऐसा शेप, ठीक है, जिससे कि उनको पीट कर, ठीक है, संपीड़न कर कर उनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। उसका अर्थ होता है आघात्य वर्धता, यानी कि उनको पतली चादरों में परिवर्तित करना ही आघात्य वर्धता का ही करता है, ठीक है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि लोहे की चादर, लोहे को क्या हम पीट कर चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो यही होता है आघातीय वर्धता, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तन्यता, ठीक है, तन्यता। तन्यता मतलब जैसे किसी के नाम से पता चल रहा है कि तन्यता मतलब इनको तारों में परिवर्तित किया जाए, ठीक है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है तारों के रूप में। जैसे कि हमारे घर में भी इसके तारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, धातुओं के। जैसे कि तांबे का तार, ठीक है, तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, ठीक है। तो ये सब तार। तो उसके बाद इन तन्यता के बाद हमारा आता है विद्युत व उष्मा के सुचालक, ठीक है। चालक मतलब क्या होता है, उसमें सिंपली जो इलेक्ट्रिसिटी है या उष्मा है, ठीक है, आसानी से उसमें पास हो सके, ठीक है, आसानी से पास होता है, तो चालक होता है। सामान्यतः जो विद्युत व उष्मा के चालक ही होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, ठीक है। आसानी से उसमें विद्युत प्रवाह किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, इसमें आसानी से विद्युत पास किया जा सकता है। बट इसमें भी एक अपवाद है, ठीक है, कि जो हमारा शीशा है, लेड है, जिसे पीबी कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म है, और पारा जो है उष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा और पारा जो है ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मेटल में कैसा होता है, तो सामान्यतः जो घनत्व और गलनांक अधिक होता है, ठीक है। तो इनका जो गलनांक या डेंसिटी, घनत्व होता है, अधिक होता है। जैसे कि हम लोहे को ले सकते हैं, फेरस को, फिर हमारा आयरन जो है ये अधिक डेंस होता है, ठीक है, घनत्व इनका अधिक होता है, यानी कि इनको आसानी से इनको पिघलाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये इनका गलनांक अधिक होता है। इनको मतलब अधिक टेम्परेचर देंगे तब ये
गलेंगे, ठीक है, तभी अपने तरल अवस्था में आएंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम का घनत्व है ये बहुत कम है, इनको आप आसानी से तरल अवस्था में ला जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद घनत्व के बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, देखते हैं ध्वनिक। ध्वनिक अर्थात आप इसके नाम से जान सकते हैं कि ध्वनिक मतलब जिसमें आवाज़ उत्पन्न हो, ठीक है। तो धातुएं जितनी भी होती हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपकी साइकिल की जो घंटी होती है या हमारा स्कूल का जो बेल होता है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ध्वनिक होते हैं, ये भी मेटल से ही बने होते हैं ना। तो जो धातुएं होती हैं वे कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं, आवाज़ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड क्या, ऑक्साइड मतलब होता है जितनी भी धातुएं या कोई भी धातुएं हैं, ठीक है, वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा मान लीजिए फेरस है, ठीक है। फेरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये भी ऑक्साइड, ये हमारा धातुएं जो होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो इनकी जो प्रवृत्ति होती है ये ऑक्साइड की, ये क्षारकीय प्रवृत्ति होती हैं, ठीक है, ये क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है, अब हम धातुओं के भौतिक यानी नॉन मेटलिक जो हमारे हैं, ठीक है, नॉन मेटलिक यहाँ धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका जो होता है इसका अपोजिट होता है धातुओं का, ठीक है। तो पहला इनमें देखते हैं हम चमक। चमक तो अधातुओं की जो सतह होती है वे चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं ना उनकी जो सतह होती है वे चमकदार नहीं होती हैं। जैसे कि आप कार्बन को भी ले सकते हैं, कार्बन कैसा होता है, उसकी सतह चमकदार होती है, चमकती है नहीं ना। तो ये जितनी भी धातुएं होती हैं अधिकतर वो उनकी सतह जो होती है वे चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। मगर इसमें भी एक अपवाद है, ठीक है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन की जो सतह होती है ये चमकदार होती है, ठीक है, जबकि जितने भी अधातुएं हैं वे चमकदार अधिकतर नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा देन सेकंड आता है कठोरता, ठीक है। इसमें हार्डनेस कैसा होता है, तो अधातुएं जितनी भी होती हैं वे कठोर नहीं होती हैं। मान लीजिए जब कोयला को लेके उसको हथौड़े से मारेंगे तो टूट के बिखर जाएगा ना, तो वो क्या है, वो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। इसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोयला जैसे कि हो गया, मगर इसमें भी एक अपवाद है, जो हीरा है वो सबसे कठोर धातु है, ठीक है, मतलब सबसे कठोर अधातु है, ठीक है। ये धातुओं से भी अधिक कठोर होता है, ठीक है, जो हीरा है। देन उसके बाद हमारा आता है रूप अवस्था में। इनका ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो ये जो अधातुएं हैं ये कमरे के ताप पर, ठीक है, ये ठोस या गैसीय अवस्था में पाई होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो ये हमारे अधातुएं हैं ये इनकी अवस्था किस अवस्था में पाई जाएंगी, या गैस अवस्था में पाई जाएंगी या ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन जो ब्रोमीन है ये भी जो ब्रोमीन है ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रोमीन होता है ना ये हमारा कमरे के ताप पर जो हमारा एक अधातु है, मगर ये जो होता है ये द्रव्य अवस्था में होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है आघातीय वर्ध्यता, ठीक है। क्या हम अधातुओं को पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये अधातुएं जो होती हैं ये आघातीय वर्ध्यता नहीं होती हैं, ठीक है। देन हम सेकंड इसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। देन उसके बाद हमारा आता है तन्यता, ठीक है। तन्यता यानी कि इनको क्या हम तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। अब क्या कहिए, आप कार्बन को पतली तार में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये हमारे जो होती हैं ये तन्य नहीं होती हैं, ठीक है। एवं विद्युत व उष्मा के चालक, ठीक है। अब देखते हैं क्या विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं ये, तो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास या उष्मा पास नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, जो हमारी पेंसिल लीड होती है ना, जो पेंसिल की आपकी कॉइन होती है, ठीक है, वो उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हम कर सकते हैं, तो ये हमारी होती है, ये सुचालक होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट जो हमारा होता है। देन उसके बाद हमारा आता है इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व इसका कितना होता है, तो सामान्यतः जो इनका घनत्व होता है वह गलनांक होता है वो कम होता है, ठीक है। इनको आसानी से इनका अब गलनांक अवस्था में इसको तरल अवस्था में ले जाया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है ध्वनिक, यानी ये आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो अधातुएं जो होती हैं ये कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लेंगे कार्बन या आप कोयला ले लीजिए तो टकराएंगे तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होगा, जैसे हमारा होगा तो, मगर उसके कंपेयर में हमारा धातुओं के कंपेयर में इसमें अब जो ध्वनिक होता है ये नहीं होता आवाज़ इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ऑक्साइड। तो ये अधातुएं जो होती हैं ये ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन। कार्बन हमारा क्या है, कार्बन हमारा एक अधातु है, ठीक है। ये जब हमारा करेगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो हमारा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये कैसा होगा, ये हमारा होता है धात्विक अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और हमारा जो, देखिए हमने अधातुओं के बारे में बताया, अधातु जो ऑक्साइड बनते हैं वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि हमारे अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्मों को। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो इनके रासायनिक गुणधर्मों को हम देखते हैं, ठीक है। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो धातुएं हैं, ठीक है, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। हम धातुओं और धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे। अभी हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा कि वे कैसी होती हैं, ठीक है। अब उनके हम रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो धातुएं हैं वे वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक धातु हो गया, ठीक है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, हमारा कॉपर है, ठीक है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन में बंद करते हैं तो हमारा क्या, वो काले कलर का हो जाता है ना, उसके हम देखते हैं उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना। ऐसे ही एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इसके कुछ जितनी भी धातुएं हैं ना, धातुएं जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। कुछ अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनको हम बांटते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम, ठीक है, Na सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये हमारे सोडियम है, ठीक है, सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, वो ये वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अगर आप उनको खुले में से छोड़ देंगे तो वो फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, मतलब तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। जिसे रोकने के लिए उन्हें कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। जो कैरोसिन का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उनको उसमें डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को, ये अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और हमारा लीड, ठीक है। Mg यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn और Pb यानी कि लीड, ये सभी जो वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये मतलब इनको आप छोड़ेंगे, अगर वायु की स्थिति में बाहर रख देंगे तो ये उतना तेज मतलब अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, इनके धातुओं पर जो होती है ना, इन पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को आपने देखा होगा, जब मैग्नीशियम को हमने फ्लेम किया था, फ्लेम करने के लिए उसमें रेगमाल के कपड़े और रेगमाल से रगड़ना पड़ता है ना, चुनाना पड़ता है, ऊपर उसके ऑक्साइड की परत जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो इन पे बारी जो ऊपरी है ना, इनको ऊपरी इनके सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इनके आंतरिक हिस्सों को बचाव करती है, ठीक है, या उसको सेफ रखती है। देन उसके बाद हमारा फेरस यानी कि लोहा, आयरन है, तो वायु में गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। जो लोहा है हमारा, इसको वायु में गर्म करेंगे तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा लोहा चूड़ है, लोह चूड़ है, ठीक है, इसको आप गर्म करेंगे तो तेज़ी से जलने लगता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है कॉपर। कॉपर जो है ये वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जब वो बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन में जब बर्न किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना, तो काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा है Ag, सिल्वर है, ठीक है, चांदी, और Au गोल्ड है, हमारा वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सुना भी होगा, ये हमारे सिल्वर या गोल्ड को आपने कभी जंग लगते देखा नहीं ना, तो उसमें किसी तरह का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि धातुएं जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि इस प्रवृत्ति के होते हैं, जो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। और हमारे जो अधातुएं हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, उसकी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों अम्ल व क्षारक मतलब दोनों के साथ अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनाती है, ठीक। तो हमारा उसके बाद आता है टॉपिक उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि वे धातुएं जो वे धातु ऑक्साइड, ठीक है, जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। यानी कि वे
धातु जो ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अक्रिया कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो धातुएं होंगी, मेटल होंगे, वे एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, वो प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, फिर प्लस में हमारा साल्ट देंगे, लवण देंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम और अल्मोनियम ऑक्साइड। ठीक है, अल्मोनियम ऑक्साइड को जब हम HCl यानी HCl हमारा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हो तो हमारा क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट। ठीक है, ये हमारा लवण है, ये बनाता है। ऐसे ही हमारा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, H2O वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे उपधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें धातुएं जो होती हैं ये अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अब क्रियाएँ करती हैं। ठीक है, धातुओं के कुछ और रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जल के साथ अक्रिया। ठीक है, अभी हमने देखा अम्ल और क्षारक के साथ अक्रिया करके क्या बनाती हैं, ये लवण बनाती हैं और हमारा साल्ट बनाती हैं ना, लवण बनाती हैं और जल देती हैं, तो हम जल के साथ अक्रिया करके कर देती हैं। तो धातुएं जो हैं ये जल के साथ अक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, प्लस में यहाँ हाइड्रोजन कह सकते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड कहाँ बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, जब धातुएं जो होंगी ये अधिक क्रियाशील रहेंगी। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातुएं रहेंगी तो वे धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जब कम क्रियाशील रहेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम धातु ऑक्साइड देखते हैं। धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बनाएंगे धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ हो गया सोडियम को H2O में डालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है ना, देन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ऐसे ही हमारा कैल्शियम लेंगे तो उसको जब H2O में हम करेंट डालेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही फेरस, ठीक है, फेरस क्या है, इससे कम क्रियाशील धातु है, तो ये जब इसमें इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड प्लस में H2O गैस निकलेगा। ठीक है, H2। ठीक है, तो अब हम इसके आते हैं अगली वाली प्रॉपर्टी पे। इसके बाद हमारा आता है जो धातुएं होती हैं वे जल की अलग अलग अवस्थाओं में के साथ अक्रिया करती हैं। ठीक है, जो जल की अलग अलग अवस्थाओं में, कुछ गर्म जल के साथ अक्रिया करती हैं, कुछ ठंडे जल के साथ अक्रिया करती हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो जो सोडियम है, Na और के पोटेशियम है और कैल्शियम है, वे ठंडे पानी के साथ अक्रियाएँ करती हैं। ठीक है, अगर आप इनको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अक्रियाएँ करेंगी। ठीक है, देन जो एल्युमिनियम है, ठीक है, और फेरस यानी कि आयरन और जिंक है, ये जल व वाष्प यानी भाप के साथ अभिक्रियाएँ करती हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है ये गर्म पानी के साथ अभिक्रियाएँ करती हैं। ठीक है, गर्म जल के साथ। और जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ये अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, जब कैल्शियम मैग्नीशियम को देखते हैं तब इसको जल में डालेंगे। ठीक है, तो ये जल की सतह पर आ जाते हैं ना, क्योंकि उत्पन्न उसमें हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं ये कैल्शियम मैग्नीशियम सतह पर चिपके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि तो कौन कौन सी धातुएं मतलब अब क्रियाएँ करती ही नहीं है जल के साथ, तो ये हमारा गोल्ड Au और Ag, हमारा सिल्वर और कॉपर और लीड जो होते हैं। ठीक है, यानी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और हमारा जो लीड होता है सीसा, जल के साथ अब क्रियाएँ नहीं करती हैं। ठीक है, ये अब क्रियाएँ करती ही नहीं हैं। ठीक है, अब जो धातुएं हैं, ठीक है, वे उनके रासायनिक गुणधर्म में हमारा आता है थर्ड पार्ट। धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ कैसे क्या क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो धातु जो हैं ये तनु अम्ल है। ठीक है, तनु अम्ल क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही उसमें छिपी क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, तो वो हार्मफुल कर सकती हैं, तो इसलिए इसको हम तनु अम्ल लेंगे। ठीक है, तो धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं। ठीक है, साल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फेरस। ठीक है, फेरस को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा एल्युमिनियम, इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगा। ठीक है,
देन हम अब आते हैं थोड़े, हमारा आता है कि धातुएं जो होती हैं वे अन्य धातुओं के लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातु ए जो है ये लवण विलयन बी, ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना, तो इसी को आप समझ लीजिए। तो जब धातु ए है, ठीक है, ये लवण विलयन बी के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण ए प्लस में धातु बी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है धातुएं जो हैं ये अन्य धातुओं के साथ कैसे, अन्य धातु लवणों के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातु लवण मतलब जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, धातु लवण बनाता ना, जैसे कि हमारा फेरस क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा फेरस क्लोराइड क्या, ये धातु लवण क्या बनाता है, ये लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, तो धातु लवण, ठीक है। तो उनका जब रिएक्शन, धातु लवण का रिएक्शन जब धातुओं से कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हमारा और भी धातु लवण होते हैं, जैसे कि हमारा CuSO4, ठीक है, ये हमारा धातु लवण है। मान लेते हैं हमारा कोई धातु लवण, धातु हमारा ए है, ठीक है, वे धातु लवण विलयन बी से, ठीक है, अभिक्रिया करता है। तो धातु जो लवण ए है वो बी धातु के बी लवण के, ठीक है, बी धातु जो लवण विलयन है, ठीक है, उसको उसके बी को ही विस्थापित कर देगा, ठीक है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, वे कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। ऐसा इसमें भी होता है कि जो धातुएं होती हैं वे लवण विलयन में से जो हमारे वो धातुएं होती हैं उनको विस्थापित कर देती हैं, ठीक है, और लवण विलयन ये बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होगा, जो धातु जो लवण ए है ना, वो धातु लवण इसी लवण विलयन बी के ही धातु को विस्थापित कर देता और बनाता है लवण विलयन ए, और धातु बी को अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, फेरस जो है, फेरस कॉपर सल्फेट, ये हमारा लवण विलयन है, ठीक है, धातु लवण विलयन है। तो ये क्या करता है फेरस, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉपर से, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, तो कॉपर को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा, देन क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, जो कि एक लवण विलयन है, ठीक है, और क्या बनाएगा, हमारा एक धातु बनाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो फेरस होता है वो कॉपर सल्फेट की जो विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, उसमें जो है फेरस जो है ये कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ क्या होता है, यहाँ होता कॉपर, ठीक है, यहाँ होता कॉपर प्लस में यहाँ होता फेरस सल्फेट, ठीक है, यहाँ होता अगर फेरस सल्फेट, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते ना, तो ये क्या होता है, इसमें कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है, ये सेम आ जाता, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर है ना ये फेरस से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी धातु है वो क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, तो इसको हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी से, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अगली पेज पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है, सक्रियता श्रेणी यानी कि वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, यानी कि पहले अधिक क्रियाशील धातु, फिर मध्यम क्रियाशील धातु, फिर कम क्रियाशील धातु, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो देखिए जैसे कि पोटेशियम यहाँ से लेके देखिए यहाँ एल्युमिनियम तक, ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, ये जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। फिर यहाँ से मध्यम क्रियाशील धातु जैसे जिंक, फेरस हो गए, जिंक हो गए, फेरस हो गए, और लीड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं। ये कम क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा Ag हो गया, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, हो गया, और गोल्ड हो गया, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर फेरस के साथ अपक्रिया नहीं कर सकता। अब फेरस को कौन सा अपक्रिया कर सकता है, मान लीजिए अगर हम सोडियम लेते हैं ना, सोडियम तो फेरस के साथ अपक्रिया कर लेगा, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वाले पेज में देखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, धातुओं जो होती हैं वे अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो धातुएं हैं ये अब अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो हमें पहले कुछ बिंदुएं दिखाएंगे, उन बिंदुओं को पढ़ते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे धातुओं और धातुओं के बीच अभिक्रिया का, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है, धातुओं को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या दिया है, संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति। तो संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे कि हमने पिछली क्लास 9 क्लास में हमने अष्टक के नियम को पढ़ा था, ठीक है, अष्टक जो कोष होता है उसको पूरा करने का, ठीक है। तो हमने
थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इसको ना। तो ये क्या होता है, अष्टक कोण नियम को पढ़ा था। तो अष्टक क्या होता है, संयोजकता कोष को पूरा करने के। तो इसको आप एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं एक हमारा धातु है सोडियम, ठीक है। सोडियम का हमारा क्या होता है, हमारा जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, 11 होता है ना। तो इसको हमारा जो फर्स्ट होता है कक्षा, ठीक है, फर्स्ट कोष होता है, उसमें कितने होते हैं, कितने पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के वाले कोष में ऐसे होते हैं ना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ऐसे होते हैं। तो पहले वाले कोष में हमारे सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले कोष में कितने आ सकते हैं, 2, एल वाले में 8, ठीक है। एन एल वाले में कितने आ सकते हैं, 8, पहले में 2, के वाले में, एन एल वाले में 8, एंड फिर के एल एम आता है, फिर एम में कितने आ सकते हैं, एम में हमारे आ सकते हैं 1, ठीक है। तो अब इसको अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसके यहाँ क्या सोडियम में हमारा जो सबसे बारीक अच्छा होगा एम वाले, उसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, ठीक है। तो हमारा जो संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति क्या होती है कि यानी कि जो हमारा सबसे अंतिम कक्षा रहेगा, ठीक है, उसको 8 बनाना था, अष्टक को पूरा करना, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए, तो आप देखिए अष्टक को पूरा करने की क्या होता है, अष्टक को यानी कि इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो एम कक्षा है, ठीक है, एम हमारा जो कक्षा है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 7 इलेक्ट्रॉनों की। तो ऐसा कोई मतलब कक्षा नहीं है जिसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सके, तो उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो एम वाला कक्षा है, ठीक है, ये दूसरे धातुओं को, अपने आगे वाले धातुओं को ये दान दे देगा, ठीक है। देन अब हम इसको, अब ऐसे ही जो हमारी धातुएं या धातुओं के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल से। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है धातुएं जो होती हैं उनकी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनयान बनाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जब हमारा जो है, जो हमारा धातु होता है, ठीक है, तो धातु होता है संयोजकता कोष को इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर धनयान बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्या देखा, जो हमारा सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो दान करता है, तो ये क्या बनाता है, ये धन आयन। जो हमारी धातुएं होती हैं, ठीक है, ये हमेशा धन आयन बनाती हैं, ठीक है। धन आयन मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, +1, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही हैं और धन आयन बना रही हैं, ठीक है। और जो एल्युमिनियम हमारा होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। एल्युमिनियम ये हमारा होता है 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, जो हमारी अधातुएं होती हैं, अधातुएं संयुक्तता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, ठीक है। ये जो हमारे होते हैं, ठीक है, अधातुएं होती हैं, ये हमेशा जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है। और जो हमारी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, तो वे क्या बनाती हैं, वे धनायन हमेशा बनाएंगे। जो अधातुएं होंगी वे हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, जैसे कि हमारा जो क्लोरीन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये ऋण आयन बनाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु है ऐसी यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं NaCl का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो NaCl, तो Na हमारा सोडियम का होता है, आपको मैंने मतलब पिछले में बता रखा कि सोडियम में कितने हमारी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी कक्षा में हमारे कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो और क्लोरीन के कितने होते हैं, 17, इसकी जो पूरी परमाणु संख्या होती है, तो इसके कितने होंगे, 2 होंगे पहले कक्षा में, के वाले में, दूसरे वाले में L होंगे 8, और बाकी जो बचेंगे वो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे, 7, तो ये होंगे। अब देख सकते हैं इनके जो सोडियम है ये इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। जो क्लोरीन है इसको 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ठीक है, अपने अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। जो सोडियम है तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में बन जाएगा। तो सोडियम जो है ये क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लोरीन है ये ग्रहण करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये Cl माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, Cl माइनस में होगा, तो ये भी इसकी भी अष्टक पूरा हो जाएंगे, ठीक है। जब ये जो सोडियम है ये क्लोरीन को दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा सोडियम का जो संयोजक होती है क्या होती है,
तो जो क्लोरीन है यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो क्लोरीन सोडियम है, ठीक है, सोडियम की संरचना क्या थी 281, और जो सोडियम तो क्या करेगा, सोडियम 28, और इलेक्ट्रॉन ये कितने देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और क्लोरीन में क्या है 287 है इसकी संरचना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारा ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो को अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।